जो पूछना चाह रहा था आपसे वो ये था कि उनकी वफादारी में जब पार्टी ने उन्हें नहीं चूज किया तो उसके बाद उनकी वफादारी में तो पार्टी के लिए कमी रही ना। तब बेटे को 8 में आपने चुनाव लड़ाया, आप 8 में हारे। आपको 13 में लड़ाया, आप 13 में हारे। और जब इतने लंबे समय से आप लड़ते आ रहे हैं और उस परिस्थिति में भी अगर आपको एक बार टिकट नहीं दिया, और वो भी आपका टिकट इसलिए काटा गया कि आप लंबे समय से 3 में चुनाव कमला जी हार चुके थे, 8 में आलोक जी हार चुके थे, 13 में आलोक जी हार चुके थे। तो ये पार्टी को निर्णय करना था और लंबे समय से आपके परिवार को राजनीतिक रूप से पहचान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आपने निर्दलीय उम्मीदवार बन करके चुनाव लड़ा। बागी का मतलब होता है कि पार्टी किसी के साथ अन्याय कर दे। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश सहारण और आप देख रहे हैं द लोकदूत। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखें तो नित नए त्योहार आते रहते हैं। वहीं एक और ऐसा त्योहार है जो बहुत अहमियत रखता है और वो है चुनाव का त्योहार। हम फिलहाल उपस्थित हैं राजस्थान में, जहां पर चुनावों की बयार शुरू हो गई। शाहपुरा के बिलांदरपुर गांव में हम उपस्थित हैं मनीष यादव जी के साथ। मनीष यादव जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मनीष यादव जी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए प्रत्याशी रह चुके हैं। पिछले चुनाव में इन्हें 3000 वोट की वजह से हार का सामना करना पड़ा और उससे पिछले जो चुनाव था उसमें इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें 25,000 वोट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको हासिल हुए थे। लगभग 25,000 वोट आपको हासिल हुए थे। आज हम बात करेंगे आगे के जो चुनाव को लेकर इनकी जो तैयारियां हैं वो क्या है, रोड मैप क्या है, जनता को लेकर मुद्दे क्या हैं जिन पर ये काम करेंगे, जनता के जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। खैर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम बात करते हैं राजस्थान के इस चुनाव को लेकर। आपको क्या लग रहा है, आपको इस बार भी कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी? धन्यवाद हरीश जी। कांग्रेस ने पिछली बार मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद आज भी देता हूं। और जो वर्तमान की राजनीति है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में जिस परिस्थिति में है और जिस प्रकार के निर्णय कांग्रेस पार्टी में अभी कर्नाटक इलेक्शन में हुए, जिस प्रकार के निर्णय की चर्चा मध्य प्रदेश के इलेक्शन में होने वाली है, और जिस प्रकार का जो आलाकमान का जो राजस्थान को लेकर के एक रवैया है कि राजस्थान में वापस सरकार कैसे बनाई जाए, अगर उन सारी बातों को देखेंगे तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जो सर्वे का जो एक बेस है, जो जनता के फीडबैक का एक बेस है, उसमें निश्चित रूप से आज हमारे पक्ष में बहुत अच्छा फीडबैक जनता में है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप अगर जनता के बीच में जाएंगे तो आपको लोग ज़रूर बताएंगे। और निश्चित रूप से जनता के फीडबैक के आधार पर और जो 4.5-5 साल में जो हमारे निर्दलीय विधायक जी का कार्यकाल रहा है और जनता में उनको लेकर के एक धारणा अलग सी बन चुकी है। और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि आज राजस्थान में जो सरकार में बैठे, भले मुख्यमंत्री हो, भले कोई भी नेता हो, वो अपना उनका फीडबैक का एक चैनल होता है। सबको पता होता है कि शाहपुरा में क्या चल रहा है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी। आपने थोड़ा सा सेफ खेलते हुए कहा निर्दलीय जो कैंडिडेट है, निर्दलीय कहेंगे कि बागी कहेंगे आप? मैं निर्दलीय इसलिए कहूँगा, देखो, बागी का मतलब ये होता है कि आपको एक बार लड़ाया, 2 बार लड़ाया, आपके परिवार को बहुत लंबे समय से 1954 में जब बाई इलेक्शन में कमला जी एमएलए बनी जी, मिनिस्टर भी रही और गवर्नर रही, उप मुख्यमंत्री रही, तब से लेकर के आपकी राजनीति में पहचान। और मैं कहता हूँ कि कमला जी ने काम किया क्षेत्र के लिए जी, इसमें कोई बात नहीं है। कमला जी बहुत लंबे समय तक क्षेत्र में सक्रिय रही, लेकिन बिना किसी राजनीतिक अनुभव के पुत्र को टिकट मिलना, बिना किसी जनता में जाकर के जनता में मेहनत करने से, और केवल एक वंशवाद के चलते आने की वजह से आलोक जी को 2008 में टिकट मिला। और आलोक जी को जब 2008 में टिकट मिला तो उससे पहले जस्ट 2-3 दिन पहले जब टिकट कांग्रेस ने अनाउंस किया था, आप लिस्ट चेक करना, आपके भतीजे को टिकट मिला था, इंद्राज बेनीवाल जी को, जिसके चलते फिर वहां के जो लोग थे, जो समर्थक थे, उनके द्वारा थोड़ा घेराव किया गया और उसके बाद टिकट बदली। हाँ, बदली। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि इंद्राज बेनीवाल जी का राजनीतिक अनुभव था जी। इंद्राज बेनीवाल जी प्रधान रहे थे विराटनगर से। इंद्राज बेनीवाल जी ने राजनीति में जनता के लिए काम किया था।
तो आपका स्वाभाविक रूप से, अगर परिवार में आपके भतीजे लगते हैं और आपका अगर कोई परिवार का व्यक्ति अगर राजनीति में है और जनता के बीच में सक्रिय है, तो उनको टिकट पार्टी ने दिया। कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जी। और जब उनका टिकट वापस काट दिया गया और बेटे को दिया, तब बेटे को 8 में आपने चुनाव लड़ाया, आप 8 में हारे। आपको 13 में लड़ाया, आप 13 में हारे। और जब इतने लंबे समय से आप लड़ते आ रहे हैं और उस परिस्थिति में भी अगर आपको एक बार टिकट नहीं दिया, और वो भी आपका टिकट इसलिए काटा गया कि आप लंबे समय से 3 में चुनाव कमला जी हार चुके थे, 8 में आलोक जी हार चुके थे, 13 में आलोक जी हार चुके थे, तो ये पार्टी को निर्णय करना था। और लंबे समय से आपके परिवार को राजनीतिक रूप से पहचान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो आपने निर्दलीय उम्मीदवार बन करके चुनाव लड़ा। बागी का मतलब होता है कि पार्टी किसी के साथ अन्याय कर दे। मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे वो ये था कि उनकी वफादारी में जब पार्टी ने उन्हें नहीं चूज किया, तो उसके बाद उनकी वफादारी में तो पार्टी के लिए कमी रही ना? निश्चित रूप से कमी रही, निश्चित रूप से कमी रही। और उन्होंने पार्टी का जितना उन्होंने पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करने का समय था, उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने पार्टी से लेने का काम किया जी, और वो सब आपके सामने। खैर, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। और मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ वो ये जानना चाहता हूँ कि पार्टी ने सर्वे करवाकर और तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर पार्टी टिकट बांटती है। टिकट मनीष यादव जी के खाते में आया भी। उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या संभावित कारण रहे जिसके चलते आपका चुनाव जो है वो जीत के बजाय हार में तब्दील हो गया? देखिए, चुनाव में कोई ना कोई संभावित कारण होते हैं, और चुनाव में निश्चित रूप से एक व्यक्ति की जीत होती है, सामने वाले 1-2 लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो हारते भी हैं। मैं लंबे समय से छात्र राजनीति में रहा। 2010 में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष, और आपने मुकेश भाकर जी को हराया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, मुकेश रनरअप था, 2nd नंबर मुकेश ही था, और अच्छा चुनाव हुआ। विश्वविद्यालय की राजनीति में बहुत लंबे समय तक मैं छात्र राजनीति में रहा जी। देश भर के विश्वविद्यालय में भी मैंने जितना मैं काम कर सकता था छात्रों के हितों के लिए, मुद्दों के लिए मैंने काम किया। 13 में मैंने इलेक्शन लड़ा, और जो मेरी आज जहाँ गांव में बिलांदरपुर में आप बैठे हो, जहाँ पर आप आज ये देख रहे हो कि भाई कैसे परिवार से हम सब लोग एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़ करके मैं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वहाँ पढ़ाई करी मैंने। और राजनीति में, छात्र राजनीति में रहते हुए मेरा जो अनुभव रहा, मैंने मेरी क्षेत्र की जनता के बीच में आकर के लिए, क्षेत्र की जनता में आकर के मैंने निर्णय किया कि मैं क्षेत्र के लिए काम करूं, जनता के लिए काम करूं। और मैंने 13 का इलेक्शन लड़ा जी, और 18 का इलेक्शन भी मैं जब निर्दलीय लड़ा तो मैंने 14 में कांग्रेस ज्वाइन करी जी। और मैंने पूरे 4.5-5 वर्ष कांग्रेस के लिए भी काम किया, जनता में भी काम किया। और एक परिवार से लंबे समय तक जहाँ का पार्टी का कार्यकर्ता हो, क्षेत्र की जनता हो, और जो कांग्रेस की पहचान रखने वाले जो कार्यकर्ता हो, जो गांव में, जो कस्बे में, जो जिनकी पहचान कांग्रेस के नाम से हो कि ये कांग्रेस के लोग हैं, वो अल्टीमेटली एक नेता से जुड़े रहते हैं। आप इस बात को मानेंगे, देश की राजनीति को उठा करके देखेंगे, कई बार इस प्रकार के निर्णय जब होते हैं और लंबे समय से परिवार कहीं जमा होता है, तो उसके साथ एक समर्थकों की संख्या होती है जिनकी पहचान उस पार्टी के रूप में, उस नेता के समर्थक के रूप में होती है। मेरे सब समय भी ऐसा ही हुआ। 18 में जो कांग्रेस से पहचान रखने वाले लोग थे, जो कांग्रेस के चेहरे थे गांव में, कस्बे में, उन्होंने 90% से ज़्यादा मेरे खिलाफ रहे और उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। वो निर्दलीय उम्मीदवार के साथ चले गए। और कमला जी जो गवर्नर रही, उप मुख्यमंत्री रही, और 2-3 चुनाव हारने का जो एक लगातार चला रहा था, जिसके चलते सहानुभूति भी रही, उसके चलते भी कमला जी के प्रति सहानुभूति रही, क्योंकि कमला जी बहुत लंबे समय तक राजनीति में रही और क्षेत्र के लिए कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति रहता है तो वो काम भी करता है, जनता के बीच में भी रहता है, तो एक सहानुभूति के रूप में वो चुनाव चला गया। और उस परिस्थिति में भी मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दे करके जनता के बीच में भेजा, और मैंने भरसक कोशिश करी, मेरे कार्यकर्ताओं ने भरसक कोशिश करी कि मैं जनता का विश्वास जीत पाऊँ। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति और ऐसे हालात में आप राजनीति को उठा करके देखेंगे, जहाँ पर बहुत बड़े परिवारों की कई बार अचानक से टिकट कटती है, जो लंबे समय तक जमे रहते हैं, तो सामने वाले उम्मीदवार कई बार टिक भी नहीं पाते। लेकिन जनता ने मुझे मजबूती दी, और मतदान में जिस प्रकार की धांधली रही, वो हो सकता है कि आपको लगे कि आरोप हो सकता है, लेकिन आप क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का
वातावरण चुनाव में रहा, लेकिन मैंने उसको कभी मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया, मेरे स्वभाव पर हावी नहीं होने दिया। और मैं 18 में जब चुनाव हार भी गया तो दूसरे दिन से ही जनता के बीच में मैंने जाना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने अपने पूरे राजनीतिक परिवेश की बात की और इसी बीच आपने एक बात बोली कि जो पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनको आपके प्रति वफादार होना चाहिए था, क्योंकि पार्टी ने आपको चुनकर टिकट देकर जनता के बीच भेजा था, लेकिन उन्होंने भी पार्टी के साथ दगा किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके संगठन ने ऐसे लोगों के खिलाफ बाद में कोई एक्शन लिया, इन लोगों के प्रति कोई कार्यवाही हुई? क्योंकि ऐसी चीजें तो बाद में भी रिपीट हो सकती है ना। देखिए, मैं मानता हूं कि कोई भी संगठन जब होता है और जब हार जीत की समीक्षा करता है और जब चुनाव का परिणाम इस प्रकार का राजस्थान में रहा जी, हो सकता है कार्रवाई बहुत लोगों पर होती, लेकिन चुनाव का परिणाम ऐसा रहा कि राजस्थान की राजनीति में, हालांकि कांग्रेस की जो सरकार मेजोरिटी से बनी जी, जो बहुमत का आंकड़ा 101 हो सकता है वो मिला कांग्रेस को, लेकिन राजस्थान में निर्दलीय उम्मीदवार थे या बीएसपी के एमएलएस थे, उनका महत्व बढ़ गया राज्य में और उसके चलते ये कार्रवाई नहीं हो सकी, ठंडे बस्ते में चली हाँ, गई। ये ठंडे बस्ते में चली गई। और राज चलाने के साथ में निर्दलीय उम्मीदवारों का साथ सरकार को बिल्कुल शुरू में लेना पड़ा, बाद में एकदम अच्छे से लेना पड़ा और पूरे 4.5-5 वर्ष आप देख रहे हो कि भाई जो शाहपुरा में हो रहा है वो निर्दलीय विधायक के कहने से हो रहा है। तो जो कार्रवाई बननी थी, जो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नाते जो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को उन निर्दलीय उम्मीदवार को या निर्दलीय विधायक जी को पार्टी के अंदर उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहिए था जितना नहीं बनता था उनका, लेकिन फिर भी रखा गया। इस बात की पीड़ा मुझे जरूर है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी है, क्षेत्र की जनता को भी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो मुझे लगता है कि ये सहानुभूति की तरह काम करेगा और आपको इस चुनाव में शायद सकारात्मक परिणाम ये चीज देकर जाएगी। खैर, आपने पृष्ठभूमि की बात की, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, पिताजी आपके अध्यापक रहे हैं। मैं एक बात सोचता हूं कि आप कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक भी हैं जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आकर मुख्य राजनीति में अपने आप को कहीं खड़ा पाते हैं या खड़ा देखना चाहते हैं। परंतु जो मेरे मन में सवाल है वो ये है कि इस तमाम विश्वविद्यालय से लेकर आज तक की जो यात्रा है और आप आगे जो ये यात्रा कर रहे हैं, इस संघर्ष के दौर में एक किसान परिवार से होने के बाद आपने पैसे की जो व्यवस्था थी वो कैसे देखी? देखिए, ऐसा है, मैं जब विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा जी, तो मैंने उस दौर में जो स्ट्रगल किया, मैं तो पैदल चलने वाला व्यक्ति था। विश्वविद्यालय में आप जाकर के पूछेंगे पुराने छात्रों से जी, मैंने बहुत पैदल जनता के बीच में रह करके संघर्ष किया, छात्रों के बीच में काम किया। और एक जो मोटरसाइकिल होती है जी, वो भी मुझे, मैं ये कहता हूँ कि 2004 से 7 के 8 में मुझे घर वालों ने दिलवाई। तब मैं, और मेरी जीप वो खड़ी है आपके बीच में, मेरी जो मेजर डीआई आप देखेंगे अभी, वो मेरे को मेरे पिताजी ने चुनाव से 3 महीने पहले दिलवाई जब चुनाव होने थे। लिंग 2 की सिफारिश भी थी विश्वविद्यालय में, जो लिंग 2 की सिफारिशों के अनुसार चुनाव होना था। 2010 का चुनाव ऐसा था जो लिंग 2 की सिफारिशों पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक खरा उतरा और बहुत कम खर्चे में मैं विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और आप जाकर के पूछेंगे पुराने छात्रों से, आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे, आप जाकर के पूछेंगे कि उस दौर में किस प्रकार का चुनाव हुआ। एक सिंपल, एक हैंडमेड जो पोस्टर्स है उसके आधार पर कार्ड हुआ, उसके आधार पर इलेक्शन हुआ। और चुनाव में केवल पुराना जो संघर्ष था जी, जो लंबे समय से 2004 से लेकर जो हमारे संघर्ष की यात्रा थी, उसके बदौलत चुनाव मैंने वहां पर जीता। और जब आप चुनाव में रहते हैं, आज भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हो, देश राज्य के मुख्यमंत्री हो, कोई भी लोग राजनीति में रहे हो, आप जब राजनीति में रहते हो तो आपका एक सर्कल होता है, आपका एक दायरा होता है, आपके एक मित्र वत जो रहने वाले साथियों की एक फौज आपके साथ होती है जो आपको हर सुख दुख में मदद करते हैं। जब आप जनता के लिए काम करने का उद्देश्य लेकर के आते हैं, एक सकारात्मक सोच आपके साथ होती है, तो सकारात्मक सोच वाले लोग आपके साथ जुड़ते हैं। मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा समूह है, ऐसा है जो मुझे हमेशा मदद करता है, हर परिस्थिति में मदद करता है। भले ही चुनाव हो, आप भले ही मेरे व्हीकल्स होंगे जो मैं आज काम में लेता हूँ, तो लोग मुझे मदद करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि शायद मैं कोई ऐसी सोच के साथ चल रहा हूँ जो राजनीति में एक
अच्छी सोच हो सकती है, जनता की मदद की सोच हो सकती है, जनता के लिए अच्छा काम करके जनता को फायदा कैसे मिले, वो इस प्रकार की सोच के साथ में जो लोग मेरे सर्कल के जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी सोच को पसंद करते हैं, वो लोग मुझे आज भी मदद करते हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में अगर वो लोग नहीं होते और वो लोग अगर नहीं बने, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं राजनीति कर पाना आज के युग में संभव नहीं है। लेकिन उन लोगों का एक जो पूरा समर्थन मेरे साथ हमेशा रहता है, जिसकी बदौलत मैं राजनीति कर पा रहा हूँ। आपने एक नई सोच की बात की और जनता के लिए काम करने की बात की। मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि 2023 आ चुका है, चुनाव जो है वो एकदम देहरी पर खड़े हैं। ऐसे में जनता के लिए जो आप काम करना चाहते हैं उसमें आपका रोड मैप क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं जिन पर आप स्पेसिफिक होकर सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे और आपको लगता है कि उन समस्याओं का आप निपटान करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा अगर मुद्दा किसी गांव में, किसी विधानसभा में, किसी कॉलेज में या कहीं भी आप देख लो, सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास संसाधन कम हो सकता है जी। किसी क्षेत्र में संसाधन कम हो सकता है, किसी क्षेत्र में अगर गांव में अगर कोई पटवारी है, पटवार सर्किल में जी। और पंचायत में अगर कोई ग्राम विकास अधिकारी है जी। और जब जनता और क्षेत्र में जब उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है, बीडीओ है, नगर पालिका का ईओ है जी। और जब जनता इस प्रकार की चर्चा करने लग जाए कि भाई हमारे यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और जब खुली लूट खसोट होने लग जाए, जहाँ पर आम गरीब आदमी की जेब से पैसा निकाल करके अधिकारी लेने लग जाए जी। और राजनीतिक रूप से जो वहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हैं, जो सत्ता में हैं, वो इस बात को देखते रहें और वो भी अपना घर उन अधिकारियों के माध्यम से भरते रहें, तो मुझे लग रहा है कि वो क्षेत्र, वो गांव सबसे ज़्यादा परेशान भ्रष्टाचार से होता है। और मैं प्रयत्न करूंगा, भरसक कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए। जिस प्रकार का अधिकारियों का एक वातावरण रहता है और नेता उनको खुली छूट दे देते हैं, जैसे हमारे शाहपुरा में हमारे वर्तमान विधायक जी ने दे रखा है, उनके परिवार ने दे रखा है, उस प्रकार का वातावरण खत्म करना सबसे मेरा पहला काम है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था ठीक हो। अगर आप किसी गांव में, एक कस्बे में रह रहे हो, अगर वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ पर लोगों को ये लगे कि यार मैं घर से निकलूंगा, मेरी कोई महिला जाए, कोई उसकी चैन तोड़ ले जाए, मैं मोटरसाइकिल ले जा कर के शाहपुरा के सरकारी अस्पताल में खड़ी करूंगा और मेरे मरीज को दिखा करके ले जाऊंगा, जब मरीज को दिखा करके वापस बाइक के पास आऊँगा तो मोटरसाइकिल वहाँ पर नहीं मिलेगी। मैं वहाँ पर कहीं भी जा रहा हूँ और मेरे बैंक से मैं पैसा निकाल करके 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए लेकर के कहीं जा रहा हूँ और वो रास्ते में लूट लिए जाएंगे। और कई बार तो गोलीकांड जैसी घटनाएं दुकानों पर, हमारे मनोहरपुर में तो एक दुकानदार को गोली मार करके चले गए। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, एक सरपंच की हत्या का भी मामला, एक सरपंच की हत्या का, अमृतसर में सरपंच की हत्या हो गई। इस प्रकार की घटनाएं जब क्षेत्र में रहती हैं तो मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आप भले ही सत्ता में रहे नहीं रहे, लेकिन आप जब जनता के बीच में निकलते हैं, आप जनता को जागरूक करते हैं, जो काम मैं आज भी कर रहा हूँ, जो जनता के इन घटनाओं में जनता को जागरूक करने का काम, उन घटनाओं का विरोध करने का काम। इन घटनाओं में आपने जनता के सहयोग के लिए क्या किया, जबकि आप पावर में नहीं थे, लेकिन आपके प्रयास क्या रहे? देखो, कोई घटना हो जाए और अगर आप उसका विरोध नहीं करो जी, कोई घटना हो जाए और आप जनता के साथ में बैठो नहीं, तो मैं हर जगह गया हूँ। कोई घटना कहीं पर हो गई तो मैं धरने पर बैठा हूँ। कोई घटना, बाइक चोरी की घटना हो गई तो मैंने अधिकारियों से बात करी है, उनको कहा है कि कानून व्यवस्था ठीक करें। मैंने पत्र लिखे हैं हमारे ग्रामीण एसपी को। हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक करने के नाम पर मैंने दर्जनों पत्र वहाँ पर लिखे हैं कि आप कानून व्यवस्था ठीक करिए। वो पत्र प्रभावी रहे, उसके बाद कार्रवाई हुई? पत्र प्रभावी रहे, ये एक मैं मानूंगा कि जब हमारे बीच में बैठे हुए लोग केवल इस नाते चयन करें कि ये एसएचओ आना चाहिए, ये फला व्यक्ति आना चाहिए, ये फला कांस्टेबल इस थाने में लगना चाहिए, ये फला अधिकारी यहाँ पर इस जगह पर रहना चाहिए, जब इस प्रकार का चुनाव होने लगता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो अधिकारी भी आता है, भले वो पुलिस का अधिकारी हो, भले कोई अधिकारी हो, वो फिर आपके लिए उस नाते काम करता है। फिर वो देखता है कि मुझे ज़्यादा परवाह नहीं है, मुझे केवल नेताजी को खुश रखना है। तो ये जो वातावरण बना, जिसकी वजह से आज भी हमको तकलीफ हो रही है, और इन घटनाओं का हमने भरसक विरोध करके कोशिश करी कि जनता में कैसे ये संदेश दिया जाए और जनता में एक जनप्रतिनिधि और जनसेवक के नाते जो हमारा दायित्व तो हो सकता है जनता के बीच में जाकर के जनता को जागरूक करने का, इन घटनाओं का विरोध करने का, वो हम आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो।
आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उसी के साथ आप वीसीआर के मुद्दे को लेकर बहुत प्रखर रहे हैं, बहुत बार बोलते नजर आए हैं, कुछ इंटरव्यूज में भी आपने इस बारे में बात की है। तो ये मुद्दा क्या है, इसमें भ्रष्टाचार का रोल क्या है? देखिए, वीसीआर अगर किसी के किसान के हो गई, किसी गरीब व्यक्ति के घर पर हो गई, चलो वीसीआर, पहले तो मैं वीसीआर का मैंने विरोध हमेशा इसलिए किया है, शायद सरकार को इस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। आपको किसी के घर में चोरी मिल गई, आप इसको स्टडी करेंगे वीसीआर को, तो आप जैसे मेरे घर में वीसीआर पाई गई मान लीजिए, और मेरे घर में जब वीसीआर भरेंगे तो आप पूरा, आपको जानकारी होगी, आप क्या करेंगे उसमें, आपका जो वीसीआर है वो पूरे 12 महीने से जोड़ा जाएगा, पिछले जो लास्ट मंथ है। तो इस प्रकार का जो सरकार का रवैया रहा है, आपको समझना चाहिए कि वीसीआर अगर किसी ने एक दिन लगा भी लिया तो आप उसको पनिशमेंट 10 दिन का दे दो, आप उसको पनिशमेंट 1 महीने का दे दो, आप उसको 1 वर्ष का पनिशमेंट दे रहे हैं, आप पूरे वर्ष का उससे वसूल रहे हैं, जिसने उसने जो काम किया ही नहीं है उसने। आज हमारे यहाँ पर वीसीआर किसी के घर में भर गई, किसी के हमारे जो किसी का ट्यूबवेल हो, कुआं हो, कोठी हो, उस पर भर गई, और आपने क्या किया, वीसीआर भरने के नाम पर डरा तो दिया और फिर कहा कि आप फला व्यक्ति से मिल लेना, ये मुझसे आकर के मिल लेना, मुझे आकर के 10,000 रुपये दे जाना, मैं वीसीआर नहीं भरूंगा। तो आपने वीसीआर भरने के नाम पर लोगों से लूट खसोट करी है, आपने वीसीआर के नाम पर डराया है, वीसीआर भरी भी है और वीसीआर के नाम पर बहुत ज्यादा आपने अपने जेब भरने का काम किया, वीसीआर का डर दिखा करके। तो ये जो वीसीआर का मुद्दा है, ये हमारे विधानसभा में बहुत ज्यादा रहा है, और मैं नहीं कह रहा किसी एक जाति में, सब कौम 36 बिरादरी के लोग इससे परेशान हैं। यहाँ का किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति है, जब किसान ऑलरेडी बहुत कमजोर है, मजदूर आदमी नरेगा में जाकर के अपना काम करके आता है, मजदूर आदमी अपनी मजदूरी करके आता है, उस समय उसको वीसीआर का इस प्रकार का जो झेलना पड़ता है वीसीआर को, तो मुझे लग रहा है कि फिर इस प्रकार का विरोध हमको करना चाहिए, जिसके लिए मैंने हमेशा विरोध किया। और मैंने हमेशा हमारे जो यहाँ के ऐसी हैं तो उनको भी कहा, जयपुर ग्रामीण की, भाई ये जो नियम है, आप एमडी से भी मैंने बात करी एक बार कि आप इनमें बदलाव कीजिए। आप अगर जनता को राहत देना चाहते हैं, आज आपको कहाँ जरूरत पड़ रही है कि आप ये फ्री दो, ये दो, ये तब आपको पहले पुरानी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। मैं जनता को, गरीब व्यक्ति को 100 यूनिट देने के फ्री का स्वागत करता हूं कि आप दे रहे हो, लेकिन आप जो सुधार आपको करने चाहिए। आप वीसीआर के मुद्दे पर मैं मानता हूं कि बहुत तकलीफ दे होता है कि कोई आदमी एक दिन वीसीआर लगा ले, 12 महीने का उसको वीसीआर आता है, 12 महीने का उसको भुगतना पड़ता है। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। आपने 100 यूनिट बिजली की बात की, और इस पर विपक्ष का जो कहना है, विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान भी आए कि आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस भी अब राजस्थान में रेवड़ियां बांट रही है। इस पर आपका कमेंट क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि अगर गरीब आदमी को कोई फायदा मिलता है, अगर गरीब आदमी को सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती है, पानी बिजली जो एक तरीके से बहुत आवश्यक है, अगर वो मिलता है तो उसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, सिवाय अपने ये परहेज किया जाए कि इस नाते किसी पॉलिटिकल पार्टी के वोट बढ़ जाएंगे या किसी राजनीतिक दल के वोट बढ़ जाएंगे। इस नाते मुझे लगता है किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जनता को फायदा मिल रहा है। लेकिन जो ये बिजली का विषय, इसमें मैं हमेशा कहूँगा कि अधिकारियों को, हमारे यहाँ के ऊर्जा मंत्री को, हमारे यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं जो विद्युत डिस्कॉम से जुड़े हुए हैं, उनको इस पर रिफॉर्म करना चाहिए। और केवल संदेश देने मात्र से, और मैं कह रहा हूँ चलो जनता को फायदा मिल रहा है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, जो मैंने विषय उठाया बहुत आवश्यक है। और मैं तो कह रहा हूँ अगर मुझे जनता अवसर देगी तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जहाँ आपके भी चूरू का गाँव प्रभावित होगा, मेरा भी गांव प्रभावित है, मेरा शहर भी प्रभावित है, हर व्यक्ति प्रभावित है। मुझे लग रहा है कि वीसीआर का मुद्दा बहुत यहाँ पर ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा वीसीआर हमारे विधानसभा क्षेत्र में भरी गई और बहुत बड़ी बड़ी वीसीआर यहाँ पर भरी गई है, जिनका हमेशा मैंने विरोध किया। आपका जो गांव है, इसका मुख्य जो सड़क है, उससे जुड़ाव के बीच का भी एक बहुत बड़ा रास्ता तय करना पड़ता है। और उस दौरान जब मैं आ रहा था तब देख रहा था कि सड़क जो है वो टूटी फूटी है और दुर्घटनाओं के जो आसार हैं वो ज़्यादा हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आपके जो प्रतिनिधि हैं वो इतने ज्यादा उदासीन हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि जनता के लिए सबसे आवश्यक मुद्दे क्या है?
और आपकी इसमें भूमिका क्या रही? क्या आपने इसके लिए जनता के बीच में जाकर गुहार लगाई? क्या आपने जो आपके नेता हैं उनसे इस बात के ऊपर कोई गुहार या शिकायत की कि जनता को इस तरह की परेशानियां हो रही हैं? मैंने हमेशा कहा कि सड़क की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सड़क जो पुराने समय में बनी, जो अभी भी बन रही है, देखो सड़क कहीं पर सैंक्शन हो रही है, सड़क कहीं बन रही है, एमडीआर हमारे यहाँ बन रहे हैं, लेकिन जो बन रहे हैं, मैं आपको पर्टिकुलर आप रिकॉर्ड करके आना, एक कालचा हमारे यहाँ पर जगह है, वहाँ से सेपटपुरा तक अभी 2 महीने पहले एक सड़क बनी है जी। आप अभी जाएंगे तो वो 2 महीने बनी हुई रोड, वहाँ पर इतने बड़े खड्डे हैं कि आपको देखेंगे कि 2 महीने पहले रोड बनी है। आप हमारे निवाड़ा से जो हमारे एमडीआर जो सड़क बन रही है, आप निवाड़ा पर आपने डामर डाल दी, एक बारिश में वो डामर उखड़ गई। हमारे यहाँ पर जो सड़कें बन रही हैं वो इस प्रकार की बन रही है, जो हमारे मनोहरपुर से खोरा रोड है, वहाँ पर थोड़ी सी रोड बनी और वो उखड़ गई वापस। अभी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, लेकिन जो सड़क बन रही है, सड़क देखो हो सकता है धीरे धीरे बने, लेकिन जहाँ पर बने वहाँ पर भ्रष्टाचार का स्थान नहीं होना चाहिए। वहाँ पर वो काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप एक सड़क बना रहे हो और उसके 1 महीने बाद ही 10 दिन बाद ही खड्डे खुद गए। अगर आपके नाम के साथ विधायक जी जुड़ता है तो किस तरह के परिवर्तनों की उम्मीद की जा सकती है? ये परिवर्तन आपको सब देखने के मिलेंगे, जिनको मैं विरोध कर रहा हूँ, जिन मुद्दों को मैं हमारे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ और सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ मैं आज कह रहा हूँ कि इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, इन सारी बातों को मैं ठीक करके दिखाऊंगा। आपने विधायक जी की बात की और आपका एक भाषण है जहां पर आप बोलते नजर आते हैं कि हमारे क्षेत्र में विधायक से ज्यादा उनकी पत्नी की चलती है। हमारा जो ये कल्चर है वहां पर, जो कि कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग मुद्दा है, परंतु यहाँ पर प्रधान पति जो होते हैं उनकी भूमिका मुख्य रूप से नजर आती है और प्रधान पति की जो सार्वभौमिकता है उसको जनता स्वीकार भी कर चुकी है। तो प्रधान पत्नियों की सार्वभौमिकता पर या फिर उनके इस बात के ऊपर सवाल क्यों? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी व्यक्ति की, मैं कह रहा हूं कि उसके पिताजी, उसके भाई, उसकी माताजी, उसकी पत्नी अगर किसी राजनीतिक क्षेत्र में किसी की मदद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो व्यक्ति मदद करता हुआ वो लोग भी जनता के बीच में जाकर के मदद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विधायक जी ये कहें, जिनके पास जनता काम लेकर के जाए, और वो ये कहें कि सविता जी से बात कर लेना, वो जनता के साथ न्याय नहीं है। जनता ने वोट जो दिए हैं, जो 66,000 मतदाता आज पड़े हैं, वो जो वर्तमान विधायक उनके चेहरे पर पड़े हैं। विधायक प्रत्याशी वो थे। आपके पास, मेरे पास कोई काम लेकर आए, मैं उठ करके चला जाऊं, और आए दिन जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का वातावरण हमारे क्षेत्र में बना हुआ है, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी राम राम नमस्कार अगर मिलते हैं तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जो जनता के मुद्दे मैं उठाऊंगा और जो बातें हैं जो जनता में चर्चा का विषय, मैं हमेशा कहूंगा। मैं कह रहा हूं हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें विधायक जी और उनका परिवार पूरे तरीके से इन्वॉल्व है, और अगर आप सकारात्मक तरीके से इन्वॉल्व रहते हो तो आपके लिए सब स्वागत करेंगे, आपके लिए अच्छी चर्चाएं करेंगे लोग, आपके लिए सही बातें करेंगे, आपको सराहेंगे, और ये लोग कहेंगे सार्वजनिक रूप से कि नहीं, विधायक जी की पत्नी ने भी बहुत सहयोग किया है, विधायक जी ने भी बहुत सहयोग किया है, लेकिन इनकी पत्नी भी सहयोग में कहीं कमी नहीं रखती। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार करेंगे तो लोग ये भी कहेंगे कि विधायक जी तो भ्रष्टाचार में खुद कम नहीं रहे, लेकिन आपकी पत्नी भी कम नहीं रही। आपने भी भ्रष्टाचार को अवसर दिया करने के लिए, अधिकारियों पर शिकंजा कसा कि आप किस तरीके से भ्रष्टाचार कर करके हमारा घर भर सकते हो। ये काम हमारे क्षेत्र में चल रहा है। तो तमाम भ्रष्टाचार की घटनाओं के बावजूद भी आपके 63,000 मतदाताओं ने आप पर विश्वास किया और 66,000 मतदाताओं ने उन पर विश्वास कर लिया। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मतदाता अंधे हो गए हैं या फिर उनके पीछे कोई और समीकरण काम कर रहा था? देखिए, मैंने कहा, मैंने इसका जवाब आपको दिया। कमला जी का एक राजनीतिक बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, कमला जी क्षेत्र में लंबे समय तक रही। केवल उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ही आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? 100% कमला जी की, एकमात्र कमला जी की वजह से सहानुभूति में आलोक जी विधायक बने। एकमात्र कमला जी की वजह से जनता की 36 कौम ने उनको, एक कौम ने नहीं, 36 कौम ने उस समय उनको वोट दिया। जी, इसी संदर्भ में शाहपुरा में हम बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तो मुख्यमंत्री जी हामी भरते नजर आ रहे थे। ऐसा कहना था कि शाहपुरा को जिला बनाने में उन्हें कतई कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या इसमें कौन से कारक प्रभावी रहे? आपकी मंशा क्या थी शाहपुरा को
जिला बनाने के संदर्भ में बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, और अगर नहीं बना है तो उसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, राजस्थान में 19 जिले बने हैं जी। मैं जिले बनाने के निर्णय का स्वागत करता हूँ। दूदू जैसी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनको जिला क्यों बना दिया, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि दूदू जैसा छोटा क्षेत्र अगर जिला बन सकता है, केकड़ी जैसा छोटा क्षेत्र जिला बन सकता है, और भी राजस्थान में जिले ऐसे छोटे छोटे जगह बने हैं जी। तो शाहपुरा की जिले की मांग तो 30 वर्षों से है, 40 वर्षों से है, जहां पर हर प्रकार की सुविधाएं रही और एक्शन स्तर के ऑफिस रहे जी। जहां पर लंबे समय से डिमांड रही कि जिला बनना चाहिए जी। लेकिन पूर्ववर्ती कार्यकाल में भी जिला नहीं बना। पूर्ववर्ती जो हमारे विधायक थे उन्होंने भी हमेशा कहा, जो भी उन सरकारों में 2-3 जिले जब उस समय बने तब भी उन्होंने खूब कहा कि मैं जिला शाहपुरा को बनाऊंगा, उन्होंने भी नहीं बनाया जी। गुमराह किया जनता को। आज जब शाहपुरा को जिला बनाने की बात थी और राजस्थान में 19 जिले बन गए, तब आप जिला नहीं बना पाए। ये सबसे बड़ा फेल्योर हमारे विधायक जी का है। और जब मुख्यमंत्री आकर के बोल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से जनसभा में बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके विधायक जी ने मुझे कहा नहीं बजट के समय, नहीं तो मैं जिला बना देता, ये आपने भी सुना होगा, तब आपने किन चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया? वो मुद्दे उठते हैं। आपने कॉम्प्रोमाइज किया कि मैं अच्छा अधिकारी लगा के रखूं, अगर मेरी डिमांड ये पूरी हो जाएगी तो मेरी चलेगी नहीं, मैं मनपसंद अधिकारी यहाँ पर नहीं लगा पाऊंगा। हो सकता है मैं कांग्रेस पार्टी का आने वाला 23 के चुनाव के लिए टिकट के लिए बार्गेन कर पाऊं जी। तो मैं हो सकता है तब नहीं कर पाऊंगा। आपने व्यक्तिगत हितों को हमेशा रखा और जो जनता के सार्वजनिक हित थे, जो जिले का मुद्दा था, जहां से हर व्यक्ति का मन आस्था जुड़ी हुई थी कि जिला बनना चाहिए जी। जहां पर हमारे शाहपुरा कस्बे आसपास की 10-15-20 पंचायतों का तो इतना जबरदस्त तरीके से, इवन विराटनगर क्षेत्र भी उसका समर्थन कर रहा था कि जिला शाहपुरा बन जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तब आप जिला नहीं बना पाए। जब आप सरकार को कह रहे हैं कि हम सरकार को बचा रहे हैं, तब आप कह रहे हो कि सरकार को हमने समर्थन देकर के सरकार इस वजह से चल रही है, तब आप जिला नहीं बना पा रहे हो, तो इसमें आप फेल हो गए। आपने चाह करके जिला नहीं बनाया। और मुख्यमंत्री हमेशा कह रहे हैं मेरे को तो जो किसी ने मांगा उससे ज्यादा मैंने दिया है, और जब यहाँ आकर के कह गए, हमारे धानोता मुरलीपुरा में आकर के कह गए कि आपके विधायक जी ने नहीं कहा, तो सबको दिखता है। अगर किसी की आंख नहीं है तो वो कानों से सुनेगा तो भी उसको समझ में आएगा, तो भी उसको दिखेगा कि भाई हाँ, ये कैसा वातावरण रहा है जहां पर भ्रष्टाचार का स्थान रहा, जहां पर व्यक्तिगत हितों को हमेशा सर्वोपरि समझा गया, और जहां पर ये वातावरण बना कि नहीं, मेरी राजनीति चलती रहे। और हो सकता है कि मैं जिला नहीं बना, मैं उस समय कह दूंगा साहब आपने जिला तो नहीं बनाया लेकिन मुझे अब टिकट तो दे दो जी, मुझे टिकट तो दे दो, मैं तो जिला भी नहीं बनाया, मैंने तो आपको वजन भी आप नहीं इसको दिया। एक फेवर की तरह देखते हैं? 100% व्यक्तिगत फेवर जो आपने अपने व्यापार के लिए, या जिस प्रकार का बहुत ज्यादा एविडेंस, देखो मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार का तो एविडेंस सबको पता है। भ्रष्टाचार तो खुलेआम हो रहा है। यहाँ पर ईओ नगर पालिका का हो, खुले रूप से भ्रष्टाचार, अभी तो शायद वो ईओ यहाँ से चले गए, नए ईओ यहाँ पर आए हैं, खुले रूप से भ्रष्टाचार किया, पट्टों में हो, लोगों को परेशान करने का। और यहाँ के भले ही वो कोई अधिकारी हो, एसडीएम अधिकारी हो, कोरोना की बात है, कोरोना में आपने जनता का दिया हुआ पैसा एसडीएम और ईओ ने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया, जिसकी जांच चली, जो सबको पता है। तो आपने खुली उनको लूट करने की हमेशा ताकत दी कि तुम करो, लेकिन जिला इसलिए नहीं बनाना था क्योंकि व्यक्तिगत हित जरूरी थे, व्यक्तिगत हित पूरे होने चाहिए थे, बहुत आवश्यक थे, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र को आज ये भुगतना पड़ रहा है। आपने कोविड की बात की और कोविड के रिलीफ फंड को लेकर आप लगातार बोलते नजर आते हैं कि रिलीफ फंड जो है उसको रोक कर रखा गया, और आपने उस दौरान मसीहा बनकर लोगों की सहायता की। तो इस दौरान आपकी जो मदद थी वो क्या थी, और उससे क्या प्रभावी जो रिजल्ट थे वो निकल कर सामने आए? देखिए, देश में आज मुख्यमंत्री जी या राज्य में मुख्यमंत्री जी या देश में प्रधानमंत्री जी अगर कहीं एक जगह पर जाकर के सफाई अभियान चलाते हैं जी, तो ये काम होता है कि संदेश दिया जाए, देश को संदेश दिया जाए। राज्य में मुख्यमंत्री जी सब संदेश देते हैं कि ये काम सबको करना चाहिए, हमारे वातावरण ठीक होना चाहिए। जब आप अपना भाषण देते हो तो आप संदेश के रूप में देते हो कि जनता इससे जागरूक होगी। जी, आपको करना चाहिए था, जनता के बीच में, कोरोना के बीच में रहना चाहिए था, आप अपना व्यक्तिगत जो सुरक्षा आपको रखनी चाहिए थी रखते, लेकिन आप विधायक थे,
आप यहाँ के क्षेत्र के पूर्व विधायक थे जी। आप लोगों को जनता के बीच में रहना चाहिए था, जनता के सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए था। जनता तकलीफ में थी, कोई परिजन अपने रास्ते में पता नहीं कोई मुंबई गए हुए जो काम के लिए वहाँ रुके हुए थे, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग गए हुए थे अपने काम के लिए, मजदूरी चला करके जिनका घर चलता था। रेहड़ी पटरी वाले लोग, जो थड़ी वाले लोग जो डेली अपना काम चलाते थे, जब शाम को पैसा लेके आते थे उससे उनका घर चलता था, सब बंद हो। लेकिन आपने जनता में आकर के नहीं संभाला, आपने संभाला भी नहीं और ये अपील भी नहीं करी कि नहीं समाज सेवियों को जनता के बीच में जाकर के मदद करनी चाहिए। अगर आप निकलते, अगर आप 1 रुपए अपने जेब से निकालते और ये किसी व्यक्ति को, परिवार को मदद करते, तो मैं कहता हूं जब एक हाथ अगर मदद के लिए उठता है तो हजारों हाथ जनता की मदद के लिए उठते हैं। वो काम आपने नहीं किया। मैंने जो काम किया, हमारी टीम ने जो काम किया, वो खुदरे हाथ उठाए, लेकिन हमारे साथ हजारों हाथ उठे। हमारे यहाँ पर भले ही मैंने गांव में 100 परिवारों को, 200 परिवारों को राशन बांटा होगा, लेकिन उन परिवारों को संभालने का काम गांव के सैकड़ों लोगों ने किया, अपने जेब से पैसा लगा करके किया। ये जो भावना, ये वातावरण बनाने का काम आपको करना चाहिए था। मैंने या हमारी टीम ने राशन सामग्री बांटी, मैं नहीं करा कि मेरी अकेली राशन सामग्री से उनका घर चल गया, लेकिन भावना विकसित होती है। जब अगर आप सकारात्मक सोच के साथ चलते हो तो जनता में वातावरण बनता है। लोग ये समझते हैं कि हाँ, एक जनता का जनसेवक निकल रहा है, हम लोगों को निकलना चाहिए। लोगों ने सब्जी की ट्रालियां लेकर के, लोगों ने अपने खेत से भले ही जो सब्जी हो, कुछ भी हो, घर से लेकर के बाजारों में लोग उन घरों में बांटने चले गए, घर का आटा लेकर के दूसरों को बांटने चले गए। ये जो भावना विकसित करने का काम था, ये हमने किया। क्षेत्र की जनता का मदद करने का काम किया। इवन कोरोना में अगर किसी को मेडिसिन चाहिए थी, अगर हमारा कोई किसी भी क्षेत्र, हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति परेशान था, कोरोना से ग्रसित हो गया था, उसको अस्पताल में भर्ती कराना जहाँ पर बेड नहीं थे, हमने कोशिश करी उन लोगों की मदद करने की कोशिश करी। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन, वो भी हमने कुछ हद तक प्रयत्न करे कि उनको मिले, उनको राहत मिले। ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरी लहर में हमने कोशिश करी कि ऑक्सीजन सिलेंडर, और जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 1-1, 2-2 किलोमीटर की लाइन ऑक्सीजन के प्लांट पर लगी हुई थी, उस समय हमने प्रयास किया कि जो वास्तव में जरूरत, और कैसे हुआ, 1 किलोमीटर की लाइन ऐसे नहीं लगती, लेकिन जब जनप्रतिनिधि और जनता के लोग अगर जनता को जाकर के भरोसा दिलाते हैं कि आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लिए, जब आपके घर में कोई तकलीफ नहीं है तो आपको सिलेंडर पहले से रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा, मैं आपको ला करके दूंगा। लेकिन जो वास्तव में जो ग्रसित था, गरीब था, परेशान था, उसको नहीं मिल रहा था। कई लोगों की जानें चली गई। हमने कोशिश करी। मैं नहीं कहता कि मैंने सब लोगों को दिलवा दिया, लेकिन मैंने प्रयत्न किया। आप लोगों के लिए प्रेरणा बने और वो प्रेरणा एक मिसाल बनकर उभरी। आपने प्रतिनिधित्व किया। आपको लगता है इसमें आपके छात्र जीवन में जो आपने राजनीति की, जो आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति की, उसका रोल रहा है? ये मेरे परिवार का रोल रहा है सबसे महत्वपूर्ण। अगर आप परिवार से निकलते हैं, आपका परिवार सद्भाव रखता है जनता के प्रति। मेरे दादा सरपंच थे जी। मेरे दादा के विषय में अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे दादा के विषय में आप पूछेंगे, एक बार सरपंच रहे 77 में। ना राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन अपना काम, छोटा मोटा व्यापार करते थे जी। जब राजनीति में आए तो जनता की सेवा करने का काम किया। और लोग कहते हैं, मुझे आज कहते हैं, मैं बगल का गांव गोविंदपुरा है जो पहले हमारी पंचायत का हिस्सा था, और जहां पर विशेष रूप से जाट कम्युनिटी है, मेरे को कहते हैं, अरे भैया बूरो बाबू बहुत बढ़िया छो, बूरो बाबू को पोतो छो, बूरो बाबू माँ को सरपंच हो, बूरो बाबू बहुत काम करो, सब लोग आता नहीं काम करो, सारा लोग, कोई बिरादरी हो, बूरो बाबू कदे मना कौन करो, बीका कर आंसू कदे कोई आदमी जरूरत नहीं गई तो कदे खाली हाथ कौन है। मैं उस परिवार का व्यक्ति। मेरे इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल जो था वो है कि ते लगातार कई बार इस बात के ऊपर जोर दिए हुए, कई सारे भाषण में जोर दिए हुए, जटे ते कहता नजर आया हो कि मैं सगली बिरादरियां खातर काम करना चाहूँ, मैं सगली बिरादरियां खातर काम करना चाहूँ। तो मेरा जो सवाल है वो है कि तारे मन में कोई जातियों रिलेटेड कोई डर है मन में, कहते इस चक्कर में जातियां सागे साधनु चाहो हो, या फिर इस चीज पे ज्यादा जोर रहने रीजन का ही है? ऐसा है, मैं विश्वविद्यालय में मैं रहा जी। आपके गांव में हो सकता है कि 36 कौम नहीं हो सकती जी, लेकिन जब आप विश्वविद्यालय में छात्र हित के लिए काम करते हो जी, जिस छात्रावास में मैं रहा जी, वो विश्वविद्यालय का अरावली छात्रावास है। आप जाइए, हमारे सबके लिए ओपन था जी। मेरा 2005 में उसमें एडमिशन हुआ, 2007 तक मैं उसमें रहा। स्पेशली मेजोरिटी उसमें शेड्यूल कास्ट रही जी। आज वो रिजर्व है ओनली शेड्यूल कास्ट के लिए जी। मैं उस हॉस्टल का छात्र रहा जहाँ पर एक थाली में बैठ करके हम सब लोग खाना खाते थे, जहाँ पर हमारे समय में
36 कौम वहां पर रहती थी। जी। जब आप ऐसी जिंदगी से ऐसे दौर से निकलते हैं तो आप सब लोगों को साथ रह करके चलते हैं। जब आप ऐसे समय में जहां से ट्रेनिंग आपकी इस प्रकार की होती है, जब आप वहां पर छात्र हितों के मुद्दों को लेकर लड़ते हुए सबको साथ लेकर के चलते हैं, तो आपके मन में डर नहीं होता, आपके मन में भरोसा होता है। और जो षड्यंत्रकारी लोग इस प्रकार का वातावरण बनाने का काम करता है, तब आपको मजबूरन कहना पड़ता है कि मैं 36 कौम के साथ हूँ। आज कोई भी जाति बिरादरी हो, आज अस्पताल का कोई विषय हो, किसी परेशान व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो, और ऐसे मैं कह रहा हूँ, आपको दावे से कह रहा हूँ, आप जाइए, मैंने तो कोई गिनती तो नहीं करी, लेकिन मेरा जो 10-15 साल का अभी तक का जो राजनीति में समाज सेवा में रहने का जितना समय रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 5 से 10,000, 8 से 10,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी मैंने मेडिकली हॉस्पिटल में हेल्प करने की कोशिश करी है, जो 36 कौम के हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, शाहपुरा को यूपी बिहार बनने से बचाना है, इन नारों की हकीकत क्या थी, कारण क्या थे? ये इसलिए दिए गए कि एक व्यक्ति राजनीति में समाज सेवा करते हुए आ रहा है, अगर वो व्यक्ति यहाँ पर जम गया, जनता के मन में जम गया, तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको कैसे थका दें, कैसे उसको हार का मुंह का सामना करना पड़े और वो घर बैठ जाए। ये षड्यंत्र इसलिए रहा कि जनता के बीच में एक षड्यंत्र फैलाया जाए, जनता उसमें कुछ हद तक थोड़ा बहुत ट्रैप भी रही। जातिगत रूप से तोड़ने की कोशिश थी, ये क्या था? ये भी था। दूसरा ये भी था कि भाई ये लोग अच्छे नहीं है, नौजवान व्यक्ति, आज आप नौजवान हो, क्योंकि आपके पिताजी की उम्र 55, 60, 65 होगी, इसलिए आप नौजवान हो। जब आपकी उम्र 60, 65 होगी तो आपके बेटे की उम्र 20 होगी, 25 होगी। तो मेरे साथ भी यही रहा, मेरे पिताजी 66 है, मेरी उम्र 35, 36 है। तो आप नौजवान आदमी को बदनाम करने के लिए आपने कि नौजवान अच्छे नहीं होते, नौजवान काम नहीं कर सकते, आपने षड्यंत्र बनाने की कोशिश करी। कुछ हद तक वो षड्यंत्र कामयाब रहा, लेकिन आपने जब 4.5 साल में जनता के बीच में जाकर के काम नहीं किया, कोरोना में संभालने का काम नहीं किया, क्षेत्र में जो घटनाएं हुई खड़े रहने का काम नहीं किया, क्षेत्र में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ बोलने का काम नहीं किया, क्षेत्र में शाहपुरा को जिला बनाने के नाम पर एक आंदोलन में आप शामिल नहीं रहे, तो आपकी सोच को सब लोगों ने समझा। हम हर जगह खड़े रहे, जनता की मदद करी, लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन इन 4.5-5 वर्षों में जनता ने स्पष्ट रूप से देखा कि कौन व्यक्ति जनता के दुख दर्द में खड़ा रहा, और जनता ने ये सही तरीके से समझ लिया कि सही मायने में कौन सच्चा जनसेवक है, और जिसका आने वाले समय में मैं दावे से करूं, मैं आपको दावे से करूं, इस शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के मन में मेरे प्रति जो सद्भाव है किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है। मैं बिना सत्ता में रहते हुए मैंने जनता की मदद करने का काम। आपकी वोट प्रतिशत में लगातार वृद्धि देखी गई, 25,000 से 63,000 वोट आए, और इस बार आप जो कह रहे हैं सद्भावना है, तो उन 63,000 लोगों ने जिन्होंने आपका समर्थन किया, आप पर विश्वास जताया, उनके लिए आपका संदेश क्या है? और ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीतिक रूप से जो सक्रिय लोग हैं उनको यही निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके करना चाहूंगा जी, आज आप सद्भाव से राजनीति करें जी, आप जनता के बीच में अपना काम करके राजनीति करें। आप दूसरे जो व्यक्ति काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, उसको षड्यंत्रकारी तरीके से बता करके, अभी मैं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर रहा हूँ, तो हमारे जो पूर्व विधायक जी वो खुले रूप से भाषण में कह रहे हैं, आजकल वरिष्ठ जनों का सम्मान करने का एक ट्रेंड चला हुआ है, मैंने किया है। आपने 75 वर्ष के व्यक्ति को जब वो आपके चरण छूता है तब आपने उसको रोका नहीं, आपको छूने दिया, लेकिन मैंने मेरी उम्र से बड़े व्यक्ति का चरण छूने का जो मेरे संस्कार है, मैंने वो शुरू से करने का काम किया। मैंने वो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह इसलिए किया कि हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान होना चाहिए। आपने कहा भंडारे हो रहे हैं, बड़े बड़े नाश्तों के कार्यक्रम हो रहे हैं ना, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि साहित्य की भाषा में विरोध करना चाहिए, मैं आपको कहता हूं साहित्य की भाषा में जनता के बीच में काम करना चाहिए। साहित्य आपके मन में है तो आपको आपके काम में भी साहित्य दिखना चाहिए, आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप जनता को साहित्य की भाषा में भड़का दो और जनता सवाल पूछेगी कि आप कोरोना के समय कहाँ थे, जनता सवाल पूछेगी। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, गरीब व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, भले वो अमीर हो जो अस्पताल में जिन्होंने दम तोड़ दिया, वो लोग पूछेंगे कि आप उस महामारी में कहाँ चले गए थे जब पूरे विश्व में महामारी थी। आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लंपी की आप गाय को माता कहते हो, आप गाय के नाम पर वोट लेना चाहते हो, लेकिन जब लंपी आई तो आपने एक गौ सेवा की
जो बात आपके मन में रहनी चाहिए थी, किसी गाय की, किसी गौ माता की सेवा करने का काम नहीं किया, हमारी टीम ने किया। और मैं हमेशा कहता हूँ, सब कुछ हमने नहीं किया, हमारे साथियों ने किया, सब लोगों ने मिलकर के किया, लेकिन हमने भी हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें दिया। अंतिम सवाल, जनता के लिए आपका संदेश क्या है? जो आप पर लोग भरोसा जता रहे थे, आपको उम्मीद के रूप में देख रहे थे, उनके लिए आपका संदेश क्या है? मेरा हाथ जोड़ करके मेरी तरफ से जो जनता को संदेश है, मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जनता ने, जब से मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ, तब से मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमेशा समर्थन दिया है, मुझे प्यार दिया है, दुलार दिया है, और मुझे एक ताकत दी है, शक्ति दी है जनता के बीच में रहने की। कोई व्यक्ति 2 चुनाव हार जाए, वो हताश हो जाता है, वो घर बैठ जाता है जब उसके पास संसाधन नहीं हो। मेरे मित्रों ने, मेरी जनता ने मुझे ताकत बन करके मुझे हमेशा संयम देने का, मुझे आगे बढ़ने का जो एक हमेशा जो मजबूती दी है आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे क्षेत्र की तमाम जनता को, 36 कौम को, हर धर्म के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि मैं क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैंने मेरे राजनीति के शाहपुरा के 12-13 वर्षों में, 14 वर्षों में मैंने हमेशा जनता के लिए काम किया है। एक अवसर मैं जनता से मांग रहा हूँ, एक अवसर मैं जनता से मांगने की अपील कर रहा हूँ। आप एक अवसर देंगे, मैं पूरा 5 साल का हिसाब आपके बीच में दूंगा, और आप अगली बार जब निर्णय करेंगे तो मेरे काम के आधार पर करेंगे। मुझे आप अवसर और आशीर्वाद देने का काम करें, मैं हमेशा आपके बीच में, जनता के बीच में खड़ा रहूंगा। ये तो अब समय ही निर्धारित करेगा कि जो मनीष यादव जी हैं, उनकी पुकार जो है वो जनता किस तरह से सुनती है और किस तरह से विश्वास कायम रखते हुए क्या उनके साथ विधायक जी नाम जुड़ पाता है। जिस तरह से वोटों की बढ़ोतरी देखी गई है, क्या इस बार भी वोटों की बढ़ोतरी के साथ उनके हाथ कुर्सी लगती है? इसी के साथ मैं हरीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे इस चैनल को देखने के लिए। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लोकदूत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा।